अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने हुए इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल आज से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। कहकों का तूफान उठा, वो जो नसरें खिड़की से बाहर जमाए मगन सा बैठा था डिस्टर्ब हुआ और नागवार नसरों से चंद फीट लॉन्ग के फासले पर बैठे इस 6-7 लड़कियों के ग्रुप की तरफ देखा जो पब्लिक प्लेस की परवाह किए बगैर जन्नती कहकहे बिखेरने में मसरूफ़ थे। लेकिन ये क्या, नागवार नज़र साक़त हो चुकी थी। वो कोई टीनेजर्स ना नज़रबाज ना था, बल्कि 30 से 32 की दरमियानी उम्र का एक भरपूर मर्द था। वो टटकी बांधे उसी उसी तरफ देखने में गुम था के के वेटर की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी सर, योर ऑर्डर। कुनान लाशऊरी तौर पर चौंक कर सीधा हुआ। वेटर ने ऑर्डर सर्व किया। एनी एनी एनीथिंग मोर सर? प्रोफेशनल मुस्कुराहट से पूछा। नो थैंक्स, कुनान ने कहा। ओके सर। वो वेटर मुस्कुराता हुआ चला गया। कुनान ने अपनी प्लेट में फ्राइड राइस और मंचूरियन निकाला और चम्मच में रखा कर मगर नवाला फंस रहा था। वो इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की ड्राइव करके वहाँ वहाँ भूरपान अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आया था, जहाँ वो हर वीक एंड पर आता था, मगर इस बार कुछ अपसेट हो चुका था। वो उठने पर तौल ही कर रहा था कि दूसरी तरफ मौजूद सारा इंसारी की नज़र उस हैंडसम पर पड़ चुकी थी। वाह, व्हाट हैंडसम गाय! व्हाट अ हैंडसम गाय! उसने साथ बैठी अरम को मतवज्जा किया। अरम की नज़र उठी। अमेजिंग यार, कितना डैशिंग है कमीना! किधर, कहाँ, कौन? बाकी सब बेचैन हुए सिवाय एक वजूद के, जो खिड़की से बाहर पहाड़ों को देखने में गुम था। तुम सबकी बैक पर सारा ने इतला दी। वो चारों एक साथ पीछे मुड़ी। वाओ, हाय, ओह जैसी आवाज़ें बुलंद हुई। ओके, वाकई यार, क्या चीज़ है! बिल्कुल आप आलू। सना ने राय दी। पता नहीं किन लड़कियों को मिलते हैं ऐसे मर्द। हमना की में हसरत और जेलसी अरूज पर थी। कुरान को पता चल चुका था कि वो उसी की तरफ मतवजा। उससे पहले कि सातों मौजूद वजूद भी मतवजा होता, सातों मौजूद वजूद भी मतवजा था और लंबे लंबे डग भरता एग्जिट की जानिब बढ़ा। तेरिया, सारा ने उसे झंझोड़ा ताकि वो भी उस हैंडसम बंदे को देखने का शर्फ हासिल कर ले। मगर जब तक दरिया मराकबे से बाहर आई, वो जा चुका था। क्या यार दरिया, इतना अच्छा सीन मिस कर दिया। क्या डैशिंग बंदा था यार, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया देखकर। सारा ने खुश होकर कहा। कौन, कहाँ? वो दरिया है हयात साहिबा मुकम्मल होश में आई जब तुम चिल्ले काटने में बिजी थी। रुमैसा बोली। हाँ यार, दरिया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? शेयर करो ना। मैं देख रही हूँ तुम एंजॉय कम कर रही हो और गुमसुम से ज़्यादा हो। सारा ने कहा। शेयर करो डियर, हम किस मर्ज़ की दवा है, हमने ने हिस्सा लिया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, दरिया जल्दी से बोली। तो फिर पहाड़ों पर चिढ़ती चूंटियां गिन रही हो क्या? सना चिड़ी। कहा ना, कोई इशू नहीं। दरिया ने सबकी सवारी नजरों से फिर से कहा। दरिया उनको अपने पीछे पड़वाने नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोला। वो सब इंसान की शक्ल में चुड़ैलें थीं, ये दरिया की ज़ाती राय थी जो खुद तक ही महदूद थी। वरना वो सब वाक़ई खूनी चुड़ैलें साबित हो सकती थी। ये सब लड़कियां लाहौर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी, जो एक वीक पर यूनी ट्रिप के साथ मरी और उसके मलहका इलाकों की सैर की गर्ज से वहाँ मौजूद थी। वो सब पिछले 3 साल से साथ थीं, इसलिए उनमें काफ़ी बेतकल्फ़ी हो चुकी थी। वो कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाल रहा था, जो कि उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक जीप से करब दो चार लग रहा था। गनान वापस इस्लामाबाद जा रहा था। वो इस वक़्त वन वन वे रोड पर ड्राइव कर रहा था। गाड़ी इधर-उधर लुढ़क रही थी। वो बार-बार आँखों के सामने आती धुंध को साफ कर रहा था। उसकी कानों में रोती हुई निस्वानी आवाज़ में चंद अल्फ़ाज़ गर्दिश कर रहे थे। आप कातिल हैं। आपने मारा है मेरी बहन को। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, नफ़रत। सना, आपने सुना आपने? आप इंसान नहीं, वहशी हैं। आपने मुझसे मेरी माँ जैसी बहन छीन ली। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी भी नहीं। ये अल्फ़ाज़ उसे बाहर से गुज़रती गाड़ियों के हॉर्न भी सुनने नहीं दे रहे थे। इससे पहले कि एक्सीडेंट होता, किनान का डैशबोर्ड पर अर प्र अम, प्राइसल ब अ, प पड़ा सेल बजा, जो उसे होश की दुनिया
होश की दुनिया में खींच लाया। जल्दी से ब्रेक पर पाँव रखा, गाड़ी चढ़ कड़की की आवाज़ के साथ रुकी। उसने सेल उठाया और नाम देखकर कर दिया। नाम देखकर कट कर दिया। अब वह स्टीयरिंग पर सर रखे लंबे-लंबे साँस ले रहा था। दफन गाड़ी का शीशा उँगली की मदद से नॉक हुआ। कनान ने शीशे नीचे किए और सवालिया नज़र से सामने मौजूद अजनबी आदमी को देखा। आर यू ओके मिस्टर? होश में हैं जो इस तरह गाड़ी चला रहे हैं, वो भी वन वे रोड पर? क्या ड्रिंक कर रखी है? अजनबी ने कनान की हालत और गहरी लाल आंखों पर चोट की। कनान ने गुस्से से घूरी दी और बिना जवाब दिए शीशे ऊपर करके गाड़ी स्टार्ट की। और ये जा वो जा पीछे रह जाने वाले अजनबी ने उस अंदाज में कंधे झुकाए कि जैसे कह रहा हो, मरो मेरी तरफ से। दरिया दरिया सारा ने उसे हिलाया जो फिर से मराकबे में थी। हूँ क्या हुआ? वो चौकी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं नोट कर चुकी हूँ, तुम यूं ही बैठे बैठे खो जाती हो यार, इसलिए झूठ मत बोलना। जो भी इशू है शेयर करो, समझी? सारा ने धमकी अमेज अंदाज में पूछा। कोई इशू नहीं होता तो ज़रूर शेयर करती, तुम्हारा वहम है बस। मैं ठीक हूँ, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, मगर कुछ तो है। वो मशकूक हुई। मुझे बाबा की याद आ रही है बस, और कुछ नहीं। वो अफसुर्दा हुई। सारा उसके पास आकर बैठ गई। तुम अफसुर्दा मत हो दरिया, हम सबको एक ना एक दिन जाना है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सारा ने दरिया का हाथ पकड़कर अपने साथ का यकीन दिलाया। मैं जानती हूँ, बस पहले मारिया चली गई और फिर बाबा भी। मैं बिल्कुल तनहा हो चुकी हूँ सारा, पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ अकेली। दरिया रोने लगी। कम ऑन दरिया, देखो इस तरह करोगी तो मैं भी रो दूंगी। प्लीज़ दरिया चुप हो जाओ। सारा ने उसकी आंसू पहुंचे। तुम्हारी तुम्हारी स्टेप मदर तो तुम्हारे साथ ही रहती है ना? दरिया चंद मिनट बाद सारा ने पूछा। हाँ मेरी, मगर मेरी उनसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना बाबा के होते थी ना ही अब है। वैसे भी वो एक बिजनेस वूमन है, बाहर ज़्यादा हो और घर पर कम होती हैं, उनका होना ना होना बराबर है। दरिया तो ने तफसीली जवाब दिया। अच्छा तुम मूड ठीक करो और चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। सारा ने उसके मूड को ठीक करने के लिए अपने साथ बाहर घसीटा। डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल एक बार फिर से बजा। व्हाट द हेल व्हाट द हेल वाज दिस यार? वो गुस्से से चलाया और नंबर देख कर ओके किया। क्या तकलीफ है तुझे? जब मैं कॉल पिक नहीं कर रहा तो इसका मतलब बिजी हूँ। फिर क्यों मिर्चें लड़ रही हैं तुझे? कुरान ने अपने गुस्से उस बेचारे पर अंडेला। ओ यार बात सुन, मुझे कोई बात नहीं सुनी। ड्राइव कर रहा हूँ, घर जाकर कॉल बैक करता हूँ, हाँ बाय। दूसरी तरफ से ओए ओए सुन यार की आवाज़ आती रह गई। क्या चीज़ है ये कमीना? और हमने फ़ोन को घूरा जैसे वो कनान हो। दरिया अपने रूम में बैठी असाइनमेंट बना रही थी। 2 दिन पहले ही इनका ट्रिप वापस आया था धार से। दरवाज़ा खुला। दरिया ने दरवाजे की तरफ देखा और आसर को देखकर दुपट्टा सेट करती जल्दी से खड़ी हो गई। तुम क्यों? किसी और का इंतजार था क्या? बेबाकी से मुस्कुरा कर कहा गया। शट अप! वो चिल्लाई। यू शट अप! वो उससे भी ऊंची आवाज़ से बोला। क्यों आए हो मेरे रूम में? निकलो यहाँ से। दरिया गुस्से से बोली। ओ कम ऑन डियर बुलबुल, तुम्हें भी गुस्सा आता है? हाउ अमेजिंग ना। आज़र टांग पे टांग चढ़ाकर फैलते हुए सोफे पर बैठा। मैंने कहा निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? दरिया का बस नहीं चल था कि उसे उठाकर बाहर फेंक दे। बस बस मेरी जान, हौसला। उसे मजाक उड़ाया। मैं अभी आवाज़ें देकर सब मुलाजमों को बुला लूँगी। अच्छा वो इस्तज़ाइया हंसा। जाने मन, ये जो मुलाजिम तबका होता है ना, ये पैसों का बिजारी होता है, इसलिए ये भी कर देखो। वो बेबाक नज़र से देखता हुआ बोला। तुम जाओ यहाँ से आज़र, तुम जैसे जिस मकसद से आते हो मैं मुड़कर भी तुम्हारा ये मकसद पूरा नहीं होने दूंगी, मर कर भी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? दरिया ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। वाह भाई वाह, मान गए। मेरी बुलबुल तो चहकने में लगी है। आंख मारी गई। दरिया ने नजरें हटाई उस भेड़िए से। डर लग रहा है स्वीटी? अब वो उठकर उसकी जानिब बढ़ा। आसर को उसे डराने में मजा आ रहा था। देखो आगे मत आओ, वरना वरना मैं ये गुलदान तुम्हारे सर पर तोड़ूंगी। दरिया ने पास पड़े गुलदान पर गिरफ्त की। डरो मत जान, मैं तुम्हें खुद से डरते नहीं देख सकता। आसर ने डरने वाली एक्टिंग की और मुंह फाड़ कर हंसने लगा। तुम किस कदर घटिया हो? तुम्हारी माँ बस आगे एक लफ्ज़ नहीं, मैं तुम्हें ढील दे रहा हूँ। तुम सर पे आ रहे हो 2 दिन, बस 2 दिन। तीसरी रात अगर तुमने कमरे का लॉक लगाया तो फिर वो मुड़ मुकर मकर वो मुस्कुराहट
ہنسا اور آنکھ مارتا دھمکی دیتا کمرے سے باہر نکلا۔ پیچھے دریا اپنی بے بسی پر روتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے اس شیطان سے چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ 2 دن سے مسلسل اسے سوچے جا رہا تھا، جتنا خود سے عہد باندھتا کہ اب نہیں، اتنا ہی زیادہ وہ سوچوں میں دھر آتی۔ اب بھی فائل سائڈ پر رکھے آفس میں بیٹھا اس دشمن جاں کو ہی یاد کر رہا تھا، جو اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اسے اس حد تک چاہتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے گھر والوں سے دور خفا بیٹھا ہے۔ کاش تم جان لیتی، کاش میں تم سے اظہار محبت کر دیتا، تو کم از کم آج یوں اس طرح تیری یادیں کمال کرتی ہیں، میرا جینا محال کرتی ہیں۔ موبائل بجا۔ کنان نے حواس میں آتے ہوئے موبائل اٹھایا، نمبر دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کال اوکے کی۔ ابے ڈیش، کدھر ہے تو؟ کہاں تھا؟ کال بیک کروں گا، میں پچھلے 2 دن سے تیرے اس بیک کال کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اور ہم نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی۔ بول کیا مسئلہ ہے؟ روب سے جواب آیا اور ہم نے سیل کان سے ہٹا کر دیکھا اور حیران ہوتے ہوئے پھر کان کو لگایا۔ اس دیر کنان لاشاری، وہ بولا۔ کنان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ تھینک گاڈ، میں سمجھا تیرا سیل چھن گیا شاید۔ وہ جو ایسی خوفناک آواز آئی اندر سے۔ ارحم مسکرایا۔ اچھا بتا کیوں میری یاد ستا رہی ہے فرینڈ؟ کنان کا موڈ فریش ہوا۔ آج رات ڈنر پر مل رہے ہیں تینوں، وہ بیوی کا غلام بھی آ رہا ہے۔ ارحم نے ولید کا ذکر کیا جو ان کا تیسرا ممبر تھا۔ اوکے آ جاؤں گا، مگر کہاں؟ گھر؟ نیور، تم دونوں اس قابل ہرگز نہیں کہ میں گھر بلا سکوں، اس لیے باہر ہی۔ اس نے کنان کو لتاڑا اور جگہ بتا کر فون بند کر دیا۔ کنان مسکراتا ہوا واپس فائل میں مصروف ہو گیا۔ کنان لاشاری فیملی کا تیسرا سپوت تھا۔ کمال لاشاری کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ ایبٹ آباد کے رہائشی تھے، بڑی جائیداد کے اکلوتے وارث، بڑے سے لیڈر بزنس کے مالک۔ مگر اب 2 بڑے بیٹے کاشان اور حسان بھی ان کے ساتھ اس کا کاروبار چلانے میں شامل تھے، جبکہ تیسرا بیٹا کنان لاشاری گھریلو تنازع کی وجہ سے پچھلے 4 سال سے گھر واپس نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی مددگار کے تحت اسلام آباد میں شو روم کھولا تھا، جس کا وہ اکیلا مالک تھا۔ گھر والوں سے دور خوش تو نہ تھا، پر ضد تھی کہ جب تک بیجان ماں نہیں بلائیں گی، جب تک وہ اعتراف نہیں کریں گی کہ اس کے ساتھ غلط کر چکی ہیں، واپس نہیں جائے گا۔ دونوں بھائیوں سے ٹیلیفونک رابطہ تھا، جس کے ذریعے وہ گھر کے حالات سے باخبر تھا۔ دوسری طرف بی جان بھی ایک ضدی خاتون تھی۔ وہ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اس لیے روب اور دبدبے بھی پٹھانوں جیسا ہی تھا۔ دل میں جانتی تھی کہ بیٹے کے ساتھ غلط کر چکی ہیں، مگر ہار ماننا ان کی شان کے خلاف تھا۔ سب ان کے روب سے دبتے تھے، اس لیے خاموش تھے اس معاملے میں۔ دریا نے بہت سوچ بچار کے بعد نگین اسٹیپ مدر سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ آخر انہی کا آوارہ بیٹا تھا آذر نگین کی پہلی شادی کی اولاد تھا۔ اس کا پہلا شوہر مر چکا تھا اور 15 سال پہلے انہوں نے محسن حیات کے سے دوسری شادی کی تھی۔ اس وقت آذر 14 سال کا، جبکہ دریا 10 اور ماریا 13 سال کی تھی۔ محسن حیات کی پہلی بیوی دریا اور ماریا کی مدر بلڈ کینسر سے انتقال کر چکی تھی۔ ان کے لیے بیٹیوں اور بزنس کو سنبھالنا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے اپنی سیکرٹری نگین سے شادی کر لی، مگر نگین اچھی بزنس پارٹنر تو ثابت ہوئی، مگر ان کی بیٹیوں کی ماں نہ بن سکی۔ اب وہ حیات انڈسٹریز کو تنہا چلا رہی ہیں اور کامیاب بھی تھی۔ دریا کو آج بہت مشکل سے وہ میسر آئی تھی، اس لیے آج وہ ہر حال میں بات کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کو پورا کرنے وہ ان کے روم کے باہر تھی۔ دریا نے نوک کیا۔ یس، مصروف سی آواز آئی۔ دریا اندر داخل ہوئی۔ وہ قیمتی ساڑی پہنے کہیں جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ دریا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ دریا کبھی ان کے روم میں جو نہیں آئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، دریا نے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ ہاں کرو، وہ نیکلس پہنتے ہوئے بولی۔ وہ آج دروازہ کھلا اور شیطان اندر آیا۔ دریا اچھل کر پیچھے ہوئی۔ ہائے موم، ماں کے گلے لگ کر مصنوعی پیار جھاڑا۔ ہائے ڈیئر سن، ہاؤ آر یو؟ بھی مسکرا کر بولی۔ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ہاں مسز افتخار کے ہاں ڈنر پارٹی ہے وہیں، تم بھی چلو، اچھا رہے گا۔ تو نو موم، آپ جائیں، میرا دل نہیں۔ اس نے دریا کو گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ دریا جلدی سے باہر کی جانب بڑھی۔ اس بیچاری کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ اوہ دریا، تم کوئی بات کرنے آئی تھی نا؟ نگین نے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، آپ جائیں، میں پھر کر لوں گی۔ دریا اگر جانتی کہ یہ پھر اب آئے گا ہی نہیں تو ہرگز آج ایسے ہی نہ آتی ان کے روم سے۔ وہ تینوں اس وقت ڈنر کے لیے اکٹھے تھے۔ اور ولی کے بچے تجھے بھابھی نے کیسے آنے دیا؟ ارحم نے چھیڑا۔
کیا تو ولی کے بچے کہتا رہتا ہے ابھی ابے بھائی میرا کوئی بچہ نہیں۔ ولید چڑھا کیونکہ ارحم ہمیشہ حساس والی کے بچے کہہ کر مخاطب کرتا رہتا تھا۔ کم آن یار، بیوی آ گئی ہے، بچے بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے۔ ارحم نے آنکھ دبائی۔ ولید چیم کر مسکرا دیا۔ او گران دیکھ یار، یہ ولی کا بچہ لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ارحم کا کہا بلند ہوا۔ کران مسکرائے جبکہ ولید نے ارحم کو کس کے مکہ جوڑا۔ ابے جان لے گا کیا؟ ارحم نے غصے سے گھور کر بازو سے ہلاتے گھسا بٹا سا ڈائلاگ مارا تھا۔ اتنی جلدی مرنے والا نہیں تو خبیث، ولید نے افسوس سے کہا۔ مرے میرے دشمن، ارحم دہل کر بولا۔ کران کیا ہوا؟ بڑا چپ ہے یار۔ ولید نے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ مجنوں بننے کا دورہ پڑا ہے پھر سے، ارحم نے نمک پاشی کی۔ کران نے ارحم کو گھورا۔ تم لوگوں کو سن رہا ہوں اور کیا کروں؟ کران نے کیا کروں پر زور دیا۔ بلو ٹھمکا لگا۔ بلو ذرا ناچ کے دکھا بلو۔ ارحم ٹیبل بجا کر کنان کو کیا کروں کا جواب دے رہا تھا۔ یہ خبیث ہے برا۔ ولید نے دانت کچکچائے۔ ایگزیکٹلی، میں بھی غلطی سے اس کی انویٹیشن پر آ گیا۔ کران نے تائید کی۔ حد ادب گستاخ کمینوں، آج جو ٹھوسنے آئے ہو اس کا بل بھی میں ہی بھرنے والا ہوں۔ اس طرح غداری کرنے والے کو۔ ولید نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ انف ارحم، لوگ دیکھ رہے ہیں، ولید نے غصے سے گھور کر کہا۔ قریبی ٹیبل پر موجود لوگ واقعی ارحم کی حرکتوں کو انجوائے کرتے۔ ارحم نے ارد گرد نظر دوڑائی اور شرافت سے اوکے کہا۔ ہاتھ ہٹا یار، وہ بند منہ سے بمشکل بولا۔ ولید نے ہاتھ ہٹائے۔ ارحم تمیز کے جامے میں آ چکا تھا۔ ادھر کی باتوں کے درمیان ڈنر کیا گیا۔ دریا نے ہمیشہ کی طرح سونے سے پہلے لاک چیک کیا اور اطمینان کر کے بیڈ پر آئی۔ دوپٹہ اتار کر سرہانے رکھا، کمبل اوڑھ کر مختلف آیات پڑھ کر خود پر بھونکی اور لیمپ آف کر کے آنکھیں بند کر لی۔ کب نیند کی وادیوں میں اتری پتہ ہی نہ چلا۔ میں 2 دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں، اس لیے چیک رکھنا، اگر کوئی ایشو ہو تو انفارم کر دینا۔ اوکے، کنان نے اپنے مینیجر فراز سے کہا۔ جی سر، وہ مؤدب ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ گاڑیوں کے نیو ماڈلز ہیں، میں نے کچھ پر نشان لگائے ہیں، تم بھی دیکھ لو ایک دفعہ، پھر فائنل کرتے ہیں۔ اوکے سر۔ فراز فائل لے کر چلا گیا۔ کنان اپنی چیزوں کو سمیٹنے لگا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب آہستگی سے دریا کے روم کا دروازہ کھلا اور کوئی احتیاط سے قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا۔ اب وہ دریا پر جھک رہا تھا۔ دریا کو خود پر کسی گرفت کا احساس ہوا۔ اس نے کروٹ لینی چاہی مگر ناکام رہی۔ دریا نے جلدی سے منہ سے کمبل ہٹایا، خود پر کسی کو جھکا پایا۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ آزر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹا۔ کم آن بیبی، میں ہوں آزر۔ دریا مسلسل مزاحمت کر کے خود کو چھڑوا رہی تھی مگر گرفت مضبوط تھی۔ ہٹو آزر، وہ اٹک رہی تھی۔ آزر نے منہ پر سے ہاتھ ہٹائے۔ بولو جانے من، کیا کہنا ہے؟ ویسے آج کی رات تو صرف جذبات کو بدلنے دیتے ہیں باتیں تو پھر بھی۔ دریا نے اس کی بات کرنے کا فائدہ اٹھا کر اس کے بازو پر دانت گاڑے جو دریا کے گرد کر رکھے تھے۔ آزر اس وار کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے پیچھے کو ہوا۔ دریا نے فل زور لگا کر دھکا دیا اور ساتھ ہی سائیڈ لیمپ مارا جو آزر کے ناک اور آنکھوں پر لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اور پیچھے ہٹا۔ دریا جلدی سے بیڈ سے اتری اس سے پہلے کہ آزر سنبھلا۔ دریا نے ایک گلدان اس پر پھینکا جو بالکل ٹھیک نشانے پر لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی روم سے نکلی۔ اس کا رخ نگین کے کمرے کی طرف تھا۔ آزر ایک ہاتھ ناک اور دوسرا سر کے پیچھے رکھے کھڑا تھا جہاں سے خون نکل پڑا تھا۔ بہت زور سے بجا تھا گلدان۔ وہ خود کو سنبھالتا لڑکھڑاتا دریا کے پیچھے آیا۔ دریا نے دروازہ کھولا اور اندر بڑھی مگر کمرہ خالی تھا۔ شاید نگین ابھی تک پارٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ وہ الٹے قدم واپس آئی کہ آزر سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ وہ جلدی سے باہر لان کی جانب بھاگی۔ وہ چلا نہیں رہی تھی کیونکہ جانتی تھی آزر ملازموں کو خرید چکا ہے، اس لیے چلا کر وہ اپنے لیے ہی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ گیٹ پر بڑا سا تالا پڑا تھا۔ کیا کروں؟ دریا بلبل رکو، میں آ رہا ہوں۔ آزر لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ دریا ہری آپ، جلدی کرو دریا، وہ خود کو ہمت دے رہی تھی۔ ہاں یس یہی، وہ کہتے ہوئے گھر کی پچھلی جانب بھاگی اور جہاں سے دیوار پھلانگنے کا سوچا تھا اس نے تھوڑی بہت کوشش کے بعد بالآخر وہ دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دریا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاس تو نہ دوپٹہ تھا نہ ہی پیروں میں چپل۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ اچانک ایک موڑ پر پتھر سے لڑکھڑائی اور سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے اس نے آنکھوں کو چند
चंदा दिया। वो धड़ाम से नीचे गिरी, पास पड़ा दूसरा पत्थर उसके सर की बैक पर लगा। गाड़ी में मौजूद शख्स जल्दी से बाहर आया। वो दरिया पर झुका और साकत रह गया। दरिया ने होश खोने से पहले एक शख्स को खुद पर झुकते देखा। जो आखिरी ख्याल उसके दिमाग में वो यही था, एक दुश्मन से बचकर दूसरे दुश्मन के पास। वो बेहोश हो चुकी थी। दरिया हयात और मीरा लाशौरी की पहली मुलाकात लाहौर मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर में हुई थी। दोनों न्यू कमर थी, इसलिए थोड़ा नर्वस थी। मीरब लैब पहुंची थी, इसलिए जल्दी के चक्कर में सामने से आती दरिया को देख ना पाई और जोरदार तसादम हुआ, जिसके नतीजे में मीरब की फाइल और दरिया की बुक नीचे गिरी। दोनों बैक पकड़ झुकी, नजरें मिली और दोनों ही बेसाख्ता मुस्कुरा दी। हाय, आई एम द मीरब लाशारी। मीरब ने हाथ बढ़ाया, दरिया ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। मैं अम्मी दरिया, दरिया हयात, दरिया ने उसी के अंदाज से कहा। दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़ी। एक्चुअली मैं लेट हो गई, रात देर से एबटाबाद से लाहौर पहुंचने के सुबह आंख लेट खुली। असल में एबटाबाद से हूँ, यहाँ हॉस्टल में रहूँगी। बीजान तो बिल्कुल नहीं मान रही थी, बहुत जिद करके आई हूँ। 3 भाइयों की लाडली और इकलौती बहन हूँ, इसलिए सबने साथ दिया मेरा और मैं आज यहाँ हूँ। उफ़! कितना बोलती है ये, दरिया ने सोचा। अच्छा, अब तुम बताओ अपने बारे में क्या? दरिया होंक बनी। यही जो मैंने बताया, मीरब ने तसल्ली से कहा। मैं लाहौर से हूँ और मेरी सिस्टर को बहुत शौक है मुझे डॉक्टर बनाने का, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। दरिया ने मुख्तसर तब सा बताया। ओह अच्छा, मीरब मुस्कुराई। तो फिर फ्रेंड्स? मीरब का अब याद आया था दोस्ती का। दरिया ने उसकी तरफ देखा मगर हाथ नहीं बढ़ाया। क्या हुआ? मीरब हैरान हुई। नहीं, एक्चुअली मैं फ्रेंडशिप नहीं करती। मेरी बहन ने ही मेरी फ्रेंड है, मुझे बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। और मासूमियत से बोली मीरब। उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, तुम ना करो, फ्रेंडशिप मैं कर लेती हूँ। मीरब ने ज़बरदस्ती का हाथ थामा। फ्रेंड्स? वो मुस्कुराई। दरिया की भी मुस्कुरा दी। ओके फ्रेंड्स। आज दरिया कॉलेज नहीं आई थी, माने की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। मीरब ने बहुत मुश्किल से कॉलेज सारा दिन गुजारा। वापस आकर दरिया का फ़ोन खड़काया। क्यों नहीं आई तुम? और एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा? मीरब खफा हुई। सॉरी आज यार, बस वो मरिया मारिया। क्यों नहीं आई तुम? और एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा? मेरब खफ़ा हुई। सॉरी यार, बस वो मारिया की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। क्या हुआ मारिया को? अब मेरब जानती थी वो मारिया के मामले में काफ़ी पॉसेसिव है। बस ज़रा फ़ीवर हो गया था। अब ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल आऊँगी। ओके चलो फिर कल मुलाकात होती है। ओके बाय। मेरब खुद पर हैरान थी कि दरिया से एक दिन ना मिलने पर वो कितनी बेचैनी फ़ील कर रही थी। अगर कभी ज़्यादा दिन के लिए वो ऑफ कर ले तो मेरा क्या होगा? उफ़! वो दरिया है कोई लड़की नहीं, कोई लड़का नहीं। अब अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दी। दरिया और मीरब की दोस्ती वक़्त के साथ-साथ गहरी होती गई। इनका उनका 1 साल मुकम्मल हो चुका था और आज उनका लास्ट पेपर था। मेरे को घर से लेने आना था, इसलिए वो दरिया को भी रोक के बैठी थी। आई विल मिस यू दरिया। मीरब अफसरदा हुई। मी टू। दरिया मुस्कुराई। हम कौन सा ज़्यादा दिन के लिए बिछड़ रहे हैं जो यूं मुंह बना के बैठी हो? दरिया ने मीरब को अफसरदा देखकर छेड़ा। हाँ बट तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, इसलिए सोच रही हूँ कोई पक्का इंतज़ाम कर लूँ। मीरब ने संजीदा होकर मजाक किया। मतलब? दरिया हैरान हुई। मतलब ये कि मीरब के सैल को टून बजी। आगे हैं लेने चलो। मीरब ने बैग उठाया। ओके यार, पहुँच के बताना। दरिया ने फाइल और बैग उठाया और मीरब से गले मिलने बढ़ी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रही हो और तुम ही से कहा है बताने को। अरे यार, बाहर तक तो साथ चलो। का काशान भाई से मिल लो। मेरे ने कहा काशान भाई लेने आए हैं। हाँ चलो। अब मेरे उसे साथ लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ी। वहाँ वहाँ काशान की जगह कनान को देखकर मीरब चीखी। व्हाट? प्लीज नॉट सर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ भाई! मीरा भागकर कनान की पहली बाहों में समाई। कनान ने बहन के सर पर बोसा दिया। दरिया ने बहन भाई की मोहब्बत का पुरजोश मुज़ाहिरा देखा तो एक कमी का महसूस हुआ। कैसी है मेरी गुड़िया? कनान ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक। आप कब आए लंदन से भाई? और बताया भी नहीं। मीरा खुश भी थी और हैरान भी। दरिया कुछ फासले पर खड़ी कनान का जायज़ा ले रही थी। अच्छी हाइट, साफ रंगत, हल्की शेव शलवार कमीज पहने वो मुस्कुराता हुआ बहुत डैशिंग लग रहा था। दरिया ने दिल ही दिल में सराहा और सबसे अट्रैक्टिव उसे कनान की आंखें लगी थी, चमकती हुई हल्की ब्राउन आंखें। वो जायजा लेने में गुम थी कि मीरब की आवाज़ आई। भाई ये दरिया है, आप जानते हैं ना? मीरब कह खिलखिलाई। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मिस दरिया हयात साहिबा। कनान ने मुस्कुरा कर कहा। ये तो मेरा पूरा नाम भी जानता है। दरिया जवाब देने की बजाय मुंह खोले सोचने में मगन थी। ओहो दरिया, कहाँ गई यार? मैंने तुम्हारा तारुफ करा रखा है सबसे। मेरे घर का हर फर्द तुम्हें बगैर देखे अच्छे से जानता है। क्यों भाई? वो शौक हुई। बिल्कुल। करान ने बहन की तायदगी और दरिया को मुंह खोले को देखकर मुस्कुराया। दरिया खुश ही रही, खामोश ही रही।
भाई कहीं अच्छा सा लंच करवा दें हमें, फिर चलते हैं आगे। मीरब ने फरमाइश की, वो ऐसी फरमाइश कनान से ही बनवाती थी। ओके डियर, वो मुस्कुराया। वी शुड गो नाउ, कनान ने कहा और चल पड़ा। चलो दरिया, मैं दरिया ने अपनी तरफ उंगली की। नहीं तुम्हारा रूह, भाई माना है कि मेरा भाई माना है कि मेरा भाई बहुत हैंडसम है, मगर तुम भी कम नहीं हो, इसलिए बी रिलैक्स डियर। मीरब ने उसे छेड़ा। बहुत बदतमीज हो तुम दरिया। चैंपी शुक्रिया नवाजिश। चलो अब वो दरिया को बाकायदा घसीट रही थी। बदतमीज लड़की, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। दरिया ने अपना आप छुड़वाया। मुझे क्यों ले जा रही हो तुम? अपने भाई के साथ इंजॉय करो जाकर। मैं अपने भाई के अलावा तुम्हारे साथ भी एन्जॉय करना चाहती हूँ, इसलिए मुँह बंद करो और चलो। वो देखो भाई हमें ही देख रहे हैं। मीरब ने उसकी तवज्जो करवाई। जहाँ कुछ फासले पर कनान खड़ा उन्हें ही देख रहा था। कनान उन्हीं कनान उन्हें पीसी में ले आकर आ गया था। लंच करवाने सबकी पसंद का ऑर्डर दिया था और अब खाने का वेट था। मीरब उससे उससे लंदन की बातें पूछ रही थी, जब जिनका कनान जवाब भी दे रहा था और साथ में दरिया पर भी मुकम्मल नज़र थी। जवाब में खामोश बैठी, जो अब भी खामोश बैठी, सिर्फ सुन रही थी। मीरू, तुम्हारी फ्रेंड गूंगी है क्या? राजदारी से बहन के कान के पास जाकर पूछा। मीरब खिलखिलाकर हंसी। दरिया भाई पूछ गनान उसे घूर रहा था, इसलिए मीरब ने बात बदल दी। वो भाई पूछ रहे हैं सेमेस्टर कैसे हुए? अच्छे हुए, दरिया ने मध्यम सा जवाब दिया, जिसे जिसे गनान मुश्किल सुन पाया। इतने में लंच आ गया। लंच के बाद दरिया को ड्रॉप करके वो एबटाबाद की तरफ रवाना हो गए। ये कनान की दरिया से पहली मुलाकात थी, वो कनान को अच्छी लगी थी, मगर एबटाबाद आकर जिस तरह दरिया ने उसे डिस्टर्ब किया था, वो खुद परेशान हो गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस वक्त वो अपने रूम की बालकनी में सिगरेट सलगाए खड़ा था। मैं क्यों उसे ही सोचे जा रहा हूँ, वो क्यों मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो? मुझे अच्छी लगी है, मगर अच्छी से ज़्यादा। यहाँ आकर वो सोच में पड़ जाता, माना दरिया बहुत खूबसूरत लड़की थी, मगर मैंने उससे भी ज़्यादा हुस्न देख रखा था। फिर क्यों? उफ़, ये क्या हो रहा है मुझे? वो अपना सर जकड़े चेयर पर बैठा। कहीं मुझे उससे मोहब्बत नहीं, एक ही मुलाकात में कैसे हो सकती है मोहब्बत? अब इतना भी हल्के दिल का नहीं हूँ मैं। कनान उसने खुद की सोच की नफ़ी की। कुछ देर वहाँ खुली हवा में बैठकर खुद को रिलैक्स किया और स्टडी की तरफ रुख किया। वो मज़ीद इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। भाई, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, दरिया की कॉल आई थी, मुझे वापस आना है, आप छोड़ कर आएँगे ना? मीरम ने डाइनिंग टेबल पर काशान से पूछा, क्योंकि उसे लाने ले जाने का काम काशान के ही हिस्से में था। हाँ, मैं छोड़ आऊँगा, तुम पैकिंग करके बता देना। हूँ, काशान ने कहा। जी ठीक है भाई, मीरू बोली। भाई मैं छोड़ आऊँगा मीरब को, कराने ने बेख्तियार बोला। बीजान ने बेटे को देखा। असल में मैं सोच रहा था नेक्स्ट ये वीक अब वापस लंदन जा रहा हूँ, तो कुछ शॉपिंग लाहौर से कर लूँ। कराने बीजान की नज़रों से बचने के लिए जल्दी से बात बनाई। ठीक है, फिर तुम ही छोड़ आना, मुझे मुल्तान भी जाना है इस वीक। काशान ने जिम्मेदारी उस पर ला दी। भाई कल शाम में निकलेंगे, मीरब ने कनान को किया। ओके स्वीटी, वो मुस्कुराता हुआ टेबल से उठ गया। कनान अपनी बेइख्तियारी पर खुद भी हैरान हुआ था। शायद मैं जाने से पहले उसे एक बार देखना चाहता था। शायद जाने से पहले उसे एक बार देखना था, फिर पर क्यों? इस क्यों का जो जवाब आ रहा था, वो उसे मानने से इनकारी था। करान ने मीरब को हॉस्टल ड्रॉप किया। मीरब, मैं आज लाहौर ही में रुकूँगा, कुछ शॉपिंग करनी है। तुम कल रेडी रहना, कल का लंच साथ करेंगे। इसके बाद मैं वापस जाऊँगा। करान ने मीरब से कहा। ओके भाई, मैं रेडी रहूँगी। वो मुस्कुरा कनान ने होटल रूम बुक करवाया और शॉपिंग करने चल दिया। खूब दिल खोलकर शॉपिंग की। अगले दिन दोपहर में मीरब के क्लासेस ऑफ होने के बाद वो कॉलेज के पार्किंग में मौजूद था। मीरब आई, एम वेटिंग फॉर यू स्वीटी, और हाँ अपनी फ्रेंड को भी ले आओ साथ। कनान ने दिल की बात इंसान बनकर लिखी और मैसेज सेंड किया। मीरब मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। क्या जोक लिखा है? जरिया ने उसे मुस्कुराते देख कर पूछा। नहीं भाई आ गए हैं, पार्किंग में वेट कर रहे हैं, चलो। उसे चीज़ें समेटी। मैं नहीं चाह रही इस बार तुम्हारे भाई क्या सोचेंगे, मैं एवं गुस्सा आती हूँ बीच में। दरिया ने मुंह बनाकर कहा। कम ऑन डार्लिंग, मेरे भाई ऐसी बातें नहीं सोचते। वैसे भी तुम्हें साथ लाने की फरमाइश आई है जनाब, ये देखो भाई का टेक्स्ट। मीरब ने मोबाइल सामने किया। वो तो वैसे ही कह दिया होगा उन्होंने। दरिया भी अभी भी राजी ना थी, हालांकि दिल चाह रहा था उस हैंडसम बंदे को देखने को। अपनी छोटी सोच अपने पास रखो और चलो। मीरब ने उसका हाथ पकड़ कर उठाया। अच्छा बाबा, चलती हूँ, हाथ तो छोड़ो। दरिया खड़ी हुई, तो दोनों साथ चलती पार्किंग की तरफ बढ़ी।
करान ने दरिया को जी भर कर देखा था, जाते-जाते अच्छी तरह आँखों के ज़रिए दिल में बसा गया था। उसे ताकि वहाँ जाकर दिल उसी दीदार से बहला सके। दूसरी तरफ दरिया इस सब से अनजान अपनी दुनिया में मगन थी। वक़्त तेज़ी से गुज़रता गया। 1 साल बाद करान अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ चुका था और अब बीजान तक दिल की बात पहुँचाना चाहता था। इसकी दिल की मुराद पर आई जब बीजान ने खुद ही उससे शादी की बात की। करान, मैं चाह रही हूँ और अब तुम शादी कर लो, तालीम मुकम्मल हो इसलिए यही मुनासिब उम्र है। बीजान ने बार-रोब आवाज़ में कहा। इतनी जल्दी करान ने दिल की हालत छुपाकर हैरत से ज़ाहिर की। इतनी जल्दी नहीं है, 27 के हो चुके हो, यही उम्र होती है। मैं तुम्हारे मामू से बात कर लूँ मायरा के लिए? उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए पूछा। मायरा? करान ने होश दिखाने आए। हाँ, क्यों, तुम्हें एतराज़ है? बीजान ने बेटे का हैरान चेहरा देखा। बीजान, असल में वो का क क कैसे कहता माँ से। हाँ, बोलो, मैं सुन रही हूँ। बीजान, वो मैं लड़की के पसंद कर चुका हूँ, करान ने इंकशाफ़ किया। बीजान हैरानगी से उसकी शक्ल देख रही थी। कम अज़ कम करान से ऐसी उम्मीद ना थी। उन्हें कुछ देर बाद बोली। कौन है वो? बीजान, अपनी मीरू की दोस्त दरिया। दरिया हयात केनान ने दूसरा बड़ा इंकशाफ किया। बीजान को गुमसुम देखकर उनका घुटना पकड़ा। बीजान, वो बहुत अच्छी है। मुझे एज़ अ लाइफ़ पार्टनर पसंद है, लेकिन अगर आप बीजन उसकी बात करते, ठीक है, हम इसी हफ़्ते जाएँगे रिश्ता लेकर। रियली बीजान? करान खुश हुआ। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट से कहा, तुम मीरब से कोई बात मत करना, मैं खुद कर लूँगी। बीजान ने कहा, जी बीजान। करान माँ को हाथ चूमकर वहाँ से चला गया। बीजान उसे जाते देखकर मुस्कुराई, मगर उनकी मुस्कुराहट वैसी न थी जैसी होनी चाहिए थी। बीजान, कमाल लाशारी और मीरब उस वक़्त हयात हाउस में मोहसिन हयात के रूबरू थे। मारिया ड्राइंग रूम में आई और चाय सर्व करने लगी। मारिया, दरिया कहाँ है? मीरब को बेचैनी हो रही थी कि वो अड़कर दरिया तक पहुँचे और उसे बताया कि वो किस मकसद से आए थे। भाई साहब, हम एक ख़ास मकसद से आए हैं आज। बीजा ने मारिया के बोलने से पहले कहा। जी जी, ज़रूर कहिए। मोहसिन मतवज्जा हुए। असल में हम अपने छोटे बेटे के लिए आपको की बेटी मारिया का रिश्ता मांगने आए हैं। बीजा ने बम फोड़ा। मीरब हैरानगी से माँ के मुँह से सब कुछ सुन रही थी। मैंने मीरब के पास मौजूद तस्वीरों में मारिया को देखा था। अब मुझे आपकी बेटी पसंद ही है, बस बेटे की वापसी का इंतज़ार था और अब वो आ चुका है, तो हम आपके पास आए हैं और खाली हाथ हरगिज़ नहीं जाएँगे। भाई साहब, आपको जो भी तसल्ली करनी है कर लें, पर जवाब हाँ ही में होना चाहिए। बीजा ने बात मुकम्मल की। मीरब माँ को इशारा कर रही थी। माँ, ये क्या कह रही है? बीजान ने जिन नज़रों से उसे घूरा, वो मीरब की बोलती बंद कर गया। मोहसिन आज़ाद इतनी अच्छी फैमिली से बेटी का रिश्ता आने पर जो खुश होते, मगर अच्छे कुछ वक़्त माँगा था सोचने के लिए। मारिया अपने रिश्ते की बात सुनकर बाहर निकल गई। उसका दिल दहक-दहक कर रहा था, धक-धक कर रहा था, जिसे सँभलती वो किचन में दरिया को बताने आ भागी। न जाने किस्मत किस रुख ले जाने वाली थी। मारिया भागते हुए किचन में दरिया के पास पहुंची। सांस फूली हुई थी। क्या हुआ तुम्हें? क्या भूत देख लिया? तो दरिया ने उसके फूले सांस पर चोट की। नहीं, असल में वहाँ ड्राइंग रूम में मारिया पागलों की तरह उसका इशारा करने लगी। क्या है वहाँ? मीरब की फैमिली आई है वहाँ, मुझे मुलाजमा ने बताया, मैं वहीं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ, मारिया जल्दी से बोली। जाती हूँ, पहले तुम बताओ क्या हुआ? दरिया हैरान की थी। वो असल में वो लोग प्रपोजल लेकर आए हैं। मारिया ने इंकशाफ किया। क्या प्रपोजल किसका? दरिया ने हैरत से पूछा। मेरा। मारिया हल्काई। पर किसका? दरिया अभी भी शॉक थी। अपने छोटे बेटे का नान का। क्या रियली? वो दरिया खुशी से उछली। हाँ, मैं सुनकर आई हूँ। मारिया हल्का सा शर्माई। ऐसी सिचुएशन से पहली बार पाला पड़ा था उसका। उफ, ये मेरी मीरब कितनी बदतमीज़ है। मुझे भनक भी पड़ने ना नहीं दी। पता है मारिया, गहरान लाशरी बहुत हैंडसम है। किस्म है कसम से। मेरा जी जो बनने वाला है, जीजू जो बनने वाला है, वो हैंडसम, मुझे तो सोच कर ही खुशी हो रही है। मैं ड्राइंग रूम में जाकर बाकी की खबर लाती हूँ, दरिया कहते साथ ही जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। दरिया ने मुश्तरका इस्लाम किया और मीरब के पास बैठ गई। बीजा ने नागवार नज़र दरिया पर डाली। वो बेचारी नागवार नज़रों से बेखबर मीरब से राज और न्याज करने लगी। इडियट, मुझे बताया भी नहीं और डायरेक्ट मेरी चहेती बहन को मांगने आ गई। मीरब कहती, वो खुद पर बीजान की कड़ी नज़रें गड़ी महसूस कर रही थी। ज़बरदस्ती में मुस्कुरा कर बोली, असल में मुझे अभी इल्म नहीं था और वैसे भी मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मीरब थूक निकल कर मुश्किल बोली। अच्छा चलो, मान लिया, पर तुम्हारा सरप्राइज़ मुझे बहुत पसंद आया। सच में। दरिया की खुशी उसके चेहरे से यहाँ थी, मगर बहुत मुश्किल से मुस्कुरा कर उसकी बातें सुन रही थी। मेरे उसका दिल चाह रहा था कि वहाँ से भाग जाए और कनान को बताए कि क्या क़यामत आने वाली है उस पर। दरिया को होश आया तो खुद को उस हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। वो उठने लगी कि कनान जल्दी से वापस पास आए। दरिया,
लेटी रहो, ड्रिप लगी है, मुझे जाना है यहाँ से। वो ड्रिप की सुई निकालने लगी। कम ऑन यार, कनान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर रोका। डोंट टच मी मिस्टर। दरिया ने उसका हाथ पूरी कोस से झटका। रिलैक्स में प्लीज़। वो पीछे हटता मलतजे हुआ। तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? मरने देते मुझे भी मेरी माँ बहन की तरह। वह हंसड़ हुई। दरिया प्लीज़, डॉक्टर ने रिलैक्स करने का कहा है तुम्हें। रिलैक्स? वो इस्तेज़ाइया है ये हंसी। तुम्हें लगता है मैं क्या तुम्हारी ज़िंदगी में रिलैक्स रह सकती हूँ? तुम्हारी मौजूदगी में रिलैक्स रह सकती हूँ? तुम कातिल हो कातिल। वो चीखी। दरिया वो मध्यम सा बोला। इतने में नर्स एंटर हुई। कैसा फील कर रही हैं? उसने मुस्कुरा कर दरिया से पूछा। ये ड्रिप उतारें प्लीज़, मुझे जाना है। आपकी तबीयत? नर्स उसकी बात सुनकर हैरान हुई। मैं ठीक हूँ, उतारें इसे वरना। वो सुई खींचने लगी। मैं करती हूँ, आप रुके। नर्स ने सवालिया नज़र से करान को देखा, जिसने हाँ में सर हिला दिया। नर्स ने एहतियात से सरिंज निकाली। दरिया ने चादर हटाई और खड़ी हुई। प्लीज़, आपके पास कोई दुपट्टा और पुरानी चप्पल होगी? दरिया ने इल्तिजाई अंदाज में नर्स से कहा। जी ठहरें, मैं लाती हूँ। कनान ने एक नज़र उसे देखा और खामोशी से बाहर निकल गया। कुछ देर में दरिया भी नर्स से चादर लेती शुक्रिया करती बाहर आ गई। वो जानती थी कनान बिल पे कर चुका है, इसलिए बाहर की जानिब बढ़ी। किरान ने बिल क्लियर किया और उसके पीछे ही बाहर आया। वो कोई रिक्शा टैक्सी देखकर रही थी। शायद कहाँ जाऊँ, यही सोचकर वो फिर से अपना बीपी बढ़ा रही थी। कनान आहिस्ती से पास आए। कहाँ जाओगी? दरिया ने अपनी गुस्सीली नज़र डाली और फिर से सड़क की तरफ मत जाओगी, मेरे साथ चलो। मध्यम सा बोला। दरिया खामोश रही। दरिया फिर से पुकारा गया। मैं गाड़ी लाता हूँ यहाँ, तुम दफ़ा हो जाए समझे। चले जाओ, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ तो, पर तुम हरगिज़ इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ जाऊँ। नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर। वो चिल्लाई। कनान ने बहुत तहम्मुल से सब सुना और खामोशी से पार्किंग की तरफ चल गया। दरिया उसके पुष्ट घूरती रही जब तक वो नजर आता रहा। गायब होने पर दरिया फिर सड़क पर रवां दवा गाड़ियों को देखने लगी। कहाँ जाऊँ? ये क्या हो गया है मेरे साथ? मुझे नहीं रहना जिंदा, मुझे भी मौत दे अल्लाह। कौन है मेरा? मैं अकेली हूँ, किसी को भी ज़रूरत नहीं मेरी। जिंदा रहकर इस दुनिया में मौजूद भेड़ियों की खुराक ही बनूंगी ना, इसलिए मुझे भी उठा ले मेरे मालिक। उसने बेचारगी की आखिरी हद पर पहुंचकर मौत मांगी। वो रो रही थी बेआवाज आंसू पहुंचते हुए। उसे दारुल का ख्याल आया। हाँ, वही ठीक है। वो अपनी सोच को अमली जामा पहुंचाने का एक कदम ही बढ़ी थी कि शायद शदीद किस्म का चक्कर आते ही ज़मीन बोस होगी। करान जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। वो कुछ फासले पर ही उसका पीछा करने के घर से मौजूद था। वो देखना चाहता था कि दरिया कहाँ जाती है। दरिया ने बेहोश हो चुकी थी। वो उसे बाजुओं में उठाने अंदर की जानिब बढ़ा। मिस्टर कनान, मैं आपसे कह रही थी, कह चुका था कि अपनी पेशेंट को रिलैक्स रखें। डॉक्टर ने पेशा वराना अंदाज से कहा। कोई परेशानी की बात है क्या? वो फिक्रमंद हुआ। ज़्यादा नहीं, लेकिन प्लीज़ आपको ख्याल रखना चाहिए। मैंने नींद का इंजेक्शन दिया है, अभी 3-4 घंटे तक होश नहीं में आ जाएगी। आप परेशान मत हो। डॉक्टर ने उसे परेशान देकर तसल्ली दी। एक्चुअली मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं अपनी मिसिज़ को अभी ले जा सकता हूँ। आई थिंक घर जाकर वो ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। ओके फाइन, आप ले जाएँ, मगर बी केयरफुल। थैंक्स सर। करान ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और डिस्चार्ज पेपर साइन करके बिल पे किया और दरिया को एहतियात से बैग सीट पर लटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। वो इस्लामाबाद जा रहा था। एक छटांग भर की लड़की नहीं संभाल पाए तुम, और भड़के जितनी मर्जी सुन लो तुमसे। नगीन उस वक्त सख्त गुस्से में आज़र की क्लास ले रही थी। मम्मी प्लीज़, ये देख रही हैं आप? आज़र ने सर पर बंधी पट्टी की तरफ इशारा किया। तुम्हें होशियार रहना चाहिए। तो उसके रिएक्शन के लिए तो इतनी हिम्मत आई कहाँ से? दब्बू लड़की में नगीन का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इस इडियट में कहाँ से आई हिम्मत। शिट। आज़र ने सोफे पर मुक्का मारा। अब पता नहीं कहाँ गई होगी ना। नॉनसेंस। तुम अज़र, अच्छा भला एक बार काबू कर लेते इस सती सावित्री को, फिर कभी सर उठा सकती। वो हमारे सामने चली थी बाप की इजाज़त लेने। नगीन ने हकारत से कहा। मम्मी, अगर वो अब लायर के पास चली गई तो आसिर फिक्रमंद हुआ। अभी तक ने तो नहीं गई वहाँ। मेरी लायर से बात हुई थी, उसने दरिया का कोई जिक्र नहीं किया था। वो हो सकता है कुछ दिन तक वहाँ जाए, लेकिन उसका भी इंतज़ाम कर लिया है मैंने। मुकरा वो मुस्कराई। वो कैसे? आज़र हैरान हुआ। मैंने अपने बंदे यास तक भिजवा दिए, वो निगरानी करेंगे। अगर दरिया वहाँ चैम्बर में नज़र आई तो फिर? उन्होंने बेटे को डोर में आंख मारी, जिस पर वो बेढंग के अंदाज में कहे लगाने लगा। कितने बंदे हैं? आज़र ने हंसने के दरमियान पूछा। 3। नगीन बेपरवाही से बोली। वो मुस्कुराई। यानी कि गैंग रेप।
अस्तगफिरुल्लाह एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ, दोनों माँ बेटे गंदे मगर मकरा कह लगाने लगे। इस बात से बेखबर के बाहर खड़ा कनान उनकी बस सब बातें सुन चुका था। दरिया ने होश में आने पर खुद को बेड पर पाया। उसने लेटे-लेटे चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो एक खूबसूरत लग्ज़री रूम में मौजूद थी। फौरी तौर पर वो समझ ना पाई कि वो कहाँ है। दिमाग पर ज़ोर डाला तो याद आया मैं दारुल-मान में जाने लगी थी कि बेहोश हो गई। फिर ये जगह जल्दी से उठने पर सर में टेस उठी। वो सी की आवाज़ निकालती सी सर पकड़ फिर से लेटी। मैं कहाँ हूँ या अल्लाह रहम। वो रोने लगी। पता नहीं मुझे वहाँ से किसने उठाया होगा। वो तो चला गया था। फिर वो अपनी सोच के घोड़े मज़ीद दौड़ाती के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरिया ने जल्दी से दरवाज़े की तरफ देखा। एक औरत हाथ में ट्रे उठाए अंदर आई। बीबी जी आपको होश आ गया? वो खुश हुई। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? दरिया खौफज़दा सी बोली। बीबी जी आपको साहब लेकर आए हैं कल शाम। मुलाज़िमा ने इन्फॉर्म किया। साहब कौन साहब? दरिया को लगा शायद वो किडनैप हो चुकी है। वो जी कनान साहब जी वो ही लाए थे आज जी आपको। कनान ये क्या ये एबटाबाद है? दरिया सर की टेसों की परवाह किए बगैर उठ बैठी। नहीं जी, ये इस्लामाबाद है। आप इस्लामाबाद में हैं बीबी जी उफ़! ये दरिया को कुछ सुकून मिला। अच्छा तुम्हारे साहब कहाँ हैं? वो जी साहब जी तो इस वक़्त ऑफ़िस में हैं, शाम को आएँगे। उन्होंने कहा था जब आपको होश आए तो मैं उनको फ़ोन कर दूँ। बीबी जी आप न ये नाश्ता कर लें, मैं साहब जी को फ़ोन कर दूँ। मुलाज़िमा दरवाज़े की तरफ बढ़ी। सुनो रुको दरिया ने आवाज़ दी। जी वो वहीं से पलटी। तुम अपने साहब को फ़ोन मत करो, मैं ठीक हूँ शाम को मिल लूँगी उनसे। जी बीबी जी आपको कुछ और चाहिए? नहीं जी अच्छा। मुलाज़िमा चली गई। दरिया सोचने लगी कि अब क्या करे? तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कल। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल का फर्स्ट पार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आपसे मुलाकात होगी कल इस नॉवल के सेकंड पार्ट से। अल्लाह हाफ़िज़।